तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। ये कहानी है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने एक साम्राज्य खड़ा किया और फिर कैसे वो साम्राज्य धीरे धीरे कानून दर कानून एक लोकतंत्र की तरफ बढ़ा। ये लगभग 100 साल का एक विधायी सफर है। हम देखेंगे कि कैसे पावर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास गई और फिर आखिरकार आज़ाद भारत के हाथों में आई। चलिए इस पूरे सफर का एक मैप देख लेते हैं। इसकी शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी दिनों से और अंत होता है दो नए देशों के जन्म पर। इस कहानी में कई बड़े मोड़ आए और हम लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड मिंटो जैसे कई किरदारों से मिलेंगे और समझेंगे कि कैसे उनके फैसलों ने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े विद्रोह से, 1857 की क्रांति। इसने भारत में कंपनी राज की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। और इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ सत्ता का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना नहीं था, नहीं, ये एक व्यापारिक कंपनी के शासन का अंत था और एक ग्लोबल साम्राज्य के सीधे कंट्रोल की शुरुआत थी। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम सिर्फ एक कागजी बदलाव नहीं था, यह शासन की पूरी पहेली को सुलझाने का एक नया तरीका था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को तो खत्म किया ही, साथ ही उस दोहरे सिस्टम को भी खत्म कर दिया जहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच पावर बंटी रहती थी। अब सारी कमान सीधे लंदन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के हाथों में थी। इस नए दौर का सबसे बड़ा प्रतीक था एक नया पद, वाइसरॉय। गवर्नर जनरल का टाइटल अब वाइसराय हो गया, जो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के नुमाइंदे थे। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक ऐलान था कि अब भारत पर सीधा लंदन से शासन होगा और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बनकर इस नई व्यवस्था का चेहरा बने। अच्छा, क्राउन का सीधा शासन तो शुरू हो गया, पर अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये वो दौर था जब भारतीयों को शासन में शामिल करने की एक बहुत ही, कह सकते हैं, धीमी और सतर्क शुरुआत हुई। ये एक ऐसी फुसफुसाहट की तरह थी जो आगे चलकर एक बहुत बुलंद आवाज बनने वाली थी। 1861 का एक्ट एक छोटे से बीज जैसा था। पहली बार 3 भारतीयों को वाइसरॉय की विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया। हाँ, ये सिर्फ नॉमिनेशन था, कोई चुनाव नहीं, लेकिन ये उस विशाल पेड़ की पहली जड़ थी जो भविष्य में उगने वाला था। इसी के साथ पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसने एक तरह से कैबिनेट जैसी व्यवस्था की नींव रखी। फिर लगभग 30 साल बाद 1892 का एक्ट एक और कदम आगे बढ़ा। अब परिषदों का काम सिर्फ कानून बनाने में मदद करना नहीं था, बल्कि उन्हें बजट पर बहस करने और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार भी मिल गया। ये जवाबदेही की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी कदम था। अब कहानी सिर्फ हिस्सेदारी की नहीं, बल्कि शक्ति और जवाबदेही की भी बन रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत होते ही सुधारों की एक नई लहर आई। प्रतिनिधित्व का दायरा तो बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, लेकिन साथ ही एक ऐसी सोच को भी पेश किया गया जिसने भारतीय समाज और राजनीति पर एक बहुत ही गहरा और कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया। ये एक ऐसा वादा था जो अनजाने में एक बहुत बड़ी दरार पैदा करने वाला था। उस वक्त ब्रिटिश प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई, भारतीयों की शासन में ज्यादा भागीदारी की जो मांग बढ़ रही है, उसे कैसे पूरा किया जाए। और उन्होंने जो रास्ता चुना, उसने प्रतिनिधित्व के सपने को एक ऐसी हकीकत में बदल दिया जिसकी कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी। और इसका जवाब था पृथक निर्वाचक मंडल। इसे 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के तहत लाया गया। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट कर सकते थे। कहने को तो ये विचार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए था, लेकिन इसने पहली बार भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर एक कानूनी लकीर खींच दी। इस एक्ट के 2 पहलू थे। एक तरफ इसने विधान परिषदों का आकार बढ़ाया और पहली बार किसी भारतीय, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, को वाइसराय की सबसे ताकतवर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनाया। लेकिन दूसरी तरफ इसने सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहना दिया। और यही वजह है कि लॉर्ड मिंटो को आज भी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है। ये एक ऐसी विरासत थी जिसका सामना भविष्य को करना था। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की भावना और भी तेज हो चुकी थी। इसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने स्वशासन की एक और ज्यादा पेचीदा व्यवस्था बनाने की कोशिश की। तो ये दौर था बड़े बड़े और महत्वाकांक्षी लेकिन उतने ही उलझे हुए सरकारी प्रयोगों का। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का ऑफिशियल लक्ष्य था भारत को एक उत्तरदायी सरकार की ओर ले जाना। ये एक लंबी यात्रा का अगला पड़ाव तो था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाया गया वो बहुत ही पेचीदा था।
इस पूरे प्रयोग के केंद्र में थी द्वैध शासन या डायार्की नाम की एक व्यवस्था। ये एक विरोधाभास जैसा था, जहां प्रांतों में शासन को दो हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ विषय भारतीयों के हाथ में और कुछ पर अंग्रेजों का कंट्रोल बना रहा। अब जरा ध्यान से देखें कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। फाइनेंस, रेवेन्यू और पुलिस जैसे जितने भी जरूरी और ताकतवर विषय थे वो आरक्षित थे, यानी गवर्नर के सीधे कंट्रोल में। और दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय हस्तांतरित थे, जिन्हें भारतीय मंत्री संभालते थे। मतलब असल में पावर का तराजू अभी भी गवर्नर के ही पक्ष में झुका हुआ था, और इसी वजह से यह प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। इसके बाद आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज था। अंदाजा लगाइए, ये इतना बड़ा था कि इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये आजाद भारत के भविष्य के संविधान का एक पूरा का पूरा खाका था, एक तरह का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस एक्ट की सबसे शानदार बात थी शक्तियों का ये बंटवारा। इसने केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों को 3 लिस्ट में बांट दिया: फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। और यह स्ट्रक्चर इतना कारगर था कि आजाद भारत के संविधान ने भी इसे लगभग वैसे का वैसा ही अपना लिया, और ये आज भी हमारे शासन की बुनियाद है। और अब हम इस लंबी विधायी कहानी के आखिरी अध्याय पर पहुंच गए हैं। ये एक सदी के सुधारों, संघर्षों और प्रयोगों के अंजाम का वक्त था। ये एक साम्राज्य के अंत और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की कहानी है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बहुत तेजी से लाया गया और ये आखिरी था। इसने ब्रिटिश शासन के खत्म होने की तारीख तय कर दी, 15 अगस्त 1947। ये एक लंबी गुलामी को अलविदा कहने और एक नई सुबह का स्वागत करने का पल था। लेकिन इस आज़ादी की एक कीमत थी। इस आखिरी कानून ने सिर्फ आज़ादी ही नहीं दी, बल्कि ब्रिटिश भारत को 2 अलग-अलग डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान में बांट भी दिया। ये एक ही वक्त में आज़ादी पाने और देश के बंटवारे का लम्हा था। वायसराय का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और दोनों नए देशों की संविधान सभाओं को अपने भविष्य का कानून बनाने का पूरा अधिकार मिल गया। सारी विधायी शक्ति अब उन्हीं के हाथों में थी, जो ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून से पूरी तरह आज़ाद थी। ये विरासत के हस्तांतरण का और भविष्य की जिम्मेदारी उठाने का पल था। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। संसदीय प्रणाली, सिविल सेवा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये सभी संरचनाएं जो इस 100 साल के सफ़र में बनी, आज भी भारत और पाकिस्तान की शासन व्यवस्था की रीढ़ हैं। तो सवाल ये है कि इतिहास के ये ब्लूप्रिंट आज भी हमारे वर्तमान और भविष्य को किस तरह से आकार दे रहे हैं।